कल हमने पढ़ा था लेखांकन और पुस्तपालन क्या है, यानी इन दोनों का अर्थ क्या है और दोनों का काम क्या है, परस्पर एक दूसरे से क्या संबंध है लेखांकन और पुस्तपालन। पुस्तपालन में क्या किया जाता है और लेखांकन में क्या किया जाता है। देखिए, ये दोनों पढ़ने के बाद में आगे ये जानना जरूरी हो जाता है कि इन दोनों का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सिस्टम पे तो बाद में जाएंगे, वे सिस्टम रखना क्यों है पहले ये भी जानना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव ही इस लक्ष्य को पूरा करेगा कि आपको पुस्तपालन और लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरे शब्दों में ये भी कह दें कि हमें लेखांकन और पुस्तपालन की क्यों आवश्यकता है, या उद्देश्य क्या है इसके, या इसके लक्ष्य क्या है। तो तीनों बातों का एक ही मतलब है जो अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखांकन और पुस्तपालन के उद्देश्य बताइए, उद्देश्य है, लक्ष्य बताइए, लक्ष्य है। तो इसी तरह से क्वेश्चन में शब्दों को घुमा करके पेश किया जाता है। आपसे पूछा जाता है घुमा करके कि लेखांकन और पुस्तपालन के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, महत्व क्या है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तीनों के तीनों शब्द एक ही तरह के हैं, मतलब मेल खाते हैं एक दूसरे से। तो अपन आगे इस लेक्चर में अपन ये जान लेते हैं, इस पार्ट में अपन ये जान लेते हैं कि पुस्तपालन और लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्यों में हमें ये ध्यान रखना है कि हम अकाउंटिंग या बुक कीपिंग कर क्यों रहे हैं। क्या कारण आ गया कि हमको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों ही रखनी पड़ रही है, दोनों ही समझनी पड़ रही है। बुक कीपिंग पहले जरूरी है, फिर अकाउंटिंग जरूरी है, और फिर दोनों ही कर रहे हैं अगर, तो इन सब की जरूरत क्या है, क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता अपन यहाँ उद्देश्यों के माध्यम से जानेंगे क्या उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग यानी लेखांकन और पुस्तपालन के उद्देश्य। सबसे पहला तो उद्देश्य है कि वित्तीय प्रकृति के व्यापारिक लेन देन जिनका मुद्रा में मापन किया जा सकता है को व्यवस्थित तरीके से लेखा पुस्तकों में दर्ज करना। क्या है पहला ऑब्जेक्टिव, वित्तीय प्रकृति के जितने भी व्यवहार हैं, ट्रांजैक्शन हैं, जिनका मुद्रा में मापन किया जा सकता है, जिनको वैल्यू में दिखाया जा सकता है, किसी न किसी वैल्यू में, रुपए में, मुद्रा में नापा जा सकता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। तो यहां पे परिभाषा में भी यही था कि हम क्या करते हैं, लेखांकन पुस्तकों में दर्ज करते हैं वित्तीय व्यवहारों को, और वित्तीय व्यवहारों को दर्ज करने के लिए जहां पुस्तकें रखी जाती है वो पुस्तपालन हो जाता है। सेम चीज यहां पे आ गई परिभाषा में। यहाँ उद्देश्यों में भी यही चीज बोल रहा है आपसे कि वित्तीय प्रकृति के जितने भी व्यवहार हैं, व्यापार में वित्तीय प्रकृति के जितने भी व्यवहार हो रहे हैं जिनका मुद्रा में मापन किया जा सकता है, को अकाउंटिंग बुक्स में या बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ही सबसे पहला अकाउंटिंग का उद्देश्य है। यानी आप किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को नहीं, केवल वित्तीय प्रकृति के यानी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को ही बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि हमें हिसाब ही फाइनेंस का रखना है, हिसाब ही हमें बुक्स का रखना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस नेचर के ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में या बुक ऑफ ओरिजिनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। सेकंड जो है वो है कि लेखा पुस्तकों में दर्ज लेन देनों का वर्गीकरण करना। लेखा पुस्तकों में दर्ज लेन देनों को वर्गीकरण करना। फर्स्ट वाले काम के बाद में सेकंड ऑब्जेक्टिव ये आ जाता है कि हमने सारे ओरिजिनल जो भी एंट्रीज थी वो एक बुक में रिकॉर्ड कर लिए। अब सब क्लासिफिकेशन भी करना है, यानी पोस्टिंग करनी है लीजर अकाउंट में। तो यहाँ पे लेखा पुस्तकों में दर्ज लेन देनों का वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, ये वाली प्रोसेस सेकंड होती है। और लेन देनों को खाता बही में लिखना। खाता बही का मतलब ये हो गया, इस खाता बही का मतलब ये हो गया कि आपको ये कहा गया है कि लेजर में पोस्टिंग करो, लेजर में पोस्टिंग करो, ठीक है। और खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना।
डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगा लिया जाता है। तो इससे पता लग जाता है कि यहाँ खातों में गणितीय शुद्धता तो है, यानी कि कहीं पे ऊंच नीच नहीं है, कहीं गलती नहीं हुई है। ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स को हमने बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड किया है उनको क्लासिफाई करना, उनकी लेजर में पोस्टिंग करना, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया। थर्ड है कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर, यानी आपने बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में एंट्री कर ली और लेजर में पोस्टिंग कर ली, तो आपके पास में एक छोटा सा एक रिकॉर्ड हो गया। तो उन रिकॉर्ड्स के आधार पर, उसी रिकॉर्ड के आधार पर आपको फेयर एंड ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करने के लिए, यानी सही और उचित लाभ हानि की गणना करने के लिए, जो भी आपको रिकॉर्ड उपलब्ध है अकाउंटिंग के में, आपको लेजर में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है उसको आधार मान करके सबसे पहले क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और फिर ट्रायल बैलेंस में जो समरी इकट्ठी हुई है आपके पास में, उस समरी से बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो व्यापार खाता बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा तो नेक्स्ट फर्दर क्या बन जाएगा, लाभ हानि खाता। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव नंबर जो थर्ड है, जो तीसरा है, जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है आपका, वो ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि आपको लाभ हानि की कैलकुलेशन करने के लिए जो भी रिकॉर्ड दिया हुआ है उसी से आपको लाभ हानि कैलकुलेशन करनी है, फर्दर आपको अपने हिसाब से कोई एंट्री नहीं करनी है। तो ऐसे में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर उचित और सही लाभ हानि की गणना करने के लिए आपको पुस्तकों में क्रमशः व्यापार खाता बनाना है और लाभ हानि खाता बनाना है। तो ये थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी अकाउंटिंग इसलिए जरूरी है, पुस्तक पालन इसलिए जरूरी है। बुक्स होगी तभी जाकर के आपको रिकॉर्ड मिलेगा, नहीं तो नहीं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है कि व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता करने के लिए, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करने के लिए हमारे पास में हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। बैलेंस शीट ही वो फॉर्मेट है जो हमें फाइनेंशियल ईयर के एंड में या जब भी आपको जरूरत हो तब भी वो आपको क्या करता है, आपके बिजनेस की ओरिजिनल पोजीशन बताता है। वही बताएगा कि आपके बिजनेस की वास्तविक स्थिति क्या है। लाभ हानि तो पता लग गई, लेकिन फर्दर प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करने के लिए, फर्दर लॉसेस की पूर्ति करने के लिए, फर्दर लॉसेस को डिफिशिएट करने के लिए आपके पास कैपिटल है कि नहीं, फंड्स हैं कि नहीं, सोर्सेज हैं कि नहीं, बिजनेस कितना लंबा चल सकता है या आप चलाने की स्थिति में है कि नहीं। तो ये सारी जानकारी आपको किससे मिलती है, बैलेंस शीट से। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपको व्यापार की स्थिति पता करने के लिए लेखांकन और पुस्तकालन जरूरी है। देन पांचवा है कि व्यवसाय के प्रबंधकों की कार्य कुशलता और उनके नेतृत्व का सही निर्धारण करने के लिए सही तस्वीर पेश करना। बिजनेस अकाउंटिंग के भरोसे नहीं चलता, बिजनेस सेल्स के भरोसे भी नहीं चल सकता, बिजनेस ऑपरेशंस के भरोसे भी नहीं चलता, बिजनेस कलेक्शन के भरोसे भी नहीं चलता। बिजनेस चलता है कंप्लीट मैनेजमेंट के भरोसे। मैनेजमेंट, प्रबंध, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपके बीओ का है, व्यापार संगठन का, जिसके अंदर आपको प्रबंध और प्रबंधकों के बारे कार्य कुशलता या उसकी जो भी क्वालिटीज हैं, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, या फिर उनके जो भी कार्य करने के तरीके वो सब समझा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको ऑब्जेक्टिव नंबर 5 ये दिया गया है कि अगर हमने बुक कीपिंग कर रखी है, अकाउंटिंग कर रखी है, प्रॉपर रिकॉर्ड हमने यूटिलाइज कर रखे हैं, अपने परफॉर्मा बना करके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बना करके, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट बना करके, या फर्दर जो मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट है उस इंफॉर्मेशन को सही प्रारूप में डाल करके हमने अगर अपनी इंफॉर्मेशन बना रखी है, देन बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव ये भी हो जाता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, आपका मैनेजमेंट कितनी कुशलता से काम कर रहा है, कितनी एक्यूरेटली और कितने किफायती लेवल पे अपने सोर्सेस का यूटिलाइजेशन कर रहा है,
ये भी आपको बुक कीपिंग या अकाउंटिंग से मालूम पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर हिसाब आ जाता है सोर्सेज का यूटिलाइजेशन करने का। सेल्स का हिसाब आ जाता है, आपने कितने खर्चे किए, कितनी मैन पावर यूज की, कितना स्टॉक यूटिलाइज किया, कितने खर्चे किए, कितना आपने कितना अपना खर्चा बना लिया, कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया, या आपके मैनेजमेंट की कितनी कैपेसिटी है काम करने की, उस चीज का निर्धारण करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग को रखते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो मैनेजमेंट की सही तस्वीर पेश करने के लिए, आपकी कार्यकुशलता बताने के लिए और आपकी नेतृत्व क्षमता की जांच करने के लिए, यानी आपकी लीडरशिप कैपेसिटी कितनी है, आपके बिजनेस का जो डायरेक्टर है, आपका जो बॉस बनता है, उसकी लीडरशिप कैपेसिटी कितनी है, वो कितने अच्छे से लीडरशिप कर सकता है, इस चीज की जानकारी के लिए भी अकाउंटिंग रखनी जरूरी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, प्रबंधकों को सारांशित व्यवस्थित सूचना उपलब्ध करवाना। तो मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास में है, उसको अपने बिजनेस के लिए जो भी डिसीजन लेना है, चाहे वो व्यापार चलाने के लिए लेना है, कोई परचेजिंग करने के लिए लेना है, कोई मैन पावर डिप्यूट करने के लिए लेना है, फर्दर कोई सोर्स यूटिलाइज करने के लिए लेना है, या फिर सेल्स में कुछ नया इफेक्टिव प्लान सोचने के लिए करना है, तो उन सभी डायरेक्शन, उन सभी ऑर्डर्स को लेने के लिए, उन सभी निर्णयों को लेने के लिए, फर्दर डिसीजंस को लेने के लिए हमें अन्य विश्लेषित सूचनाएं, विश्लेषित का मतलब ये हुआ कि एनालाइज की हुई सूचनाएं जितनी भी हैं उनको बनाना पड़ता है। वहां पे फिर सभी सूचनाओं का समाकलन नहीं होता, उन्हीं सूचनाओं को इंक्लूड किया जाता है, उन्हीं सूचनाओं को बुक्स में यूज किया जाता है जो मैनेजमेंट के किसी फर्दर लेवल के काम में आती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनालिसिस करके भाई मैनेजमेंट को क्या चीज चाहिए, उस चीज का एनालिसिस करके हमने क्या किया, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कितना मैन पावर का यूटिलाइजेशन हो रहा है और उसमें पर व्यक्ति कितना प्रोडक्शन होना चाहिए और कितना हो रहा है, तो इस चीज की जानकारी कहां से मिलेगी आपको? सीधी सी बात है, फैक्ट्री जितना भी यूटिलाइजेशन होता है प्रोडक्शन के लिए, वो सारा का सारा किसमें होता है? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जितने भी पार्ट आपने डाल रखे हैं फैक्ट्री खर्चों में, और रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर के फिनिश गुड्स बनने तक, फिनिश गुड्स बनने तक, मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा, रॉ मटेरियल को परचेज करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक जितना भी खर्चा हुआ, उसमें इंक्लूडिंग आपके रॉ मटेरियल, इंक्लूडिंग आपके फ्यूल एंड पावर, इंक्लूडिंग आपके वाटर एंड वेयरहाउस एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग आपके फैक्ट्री लेबर, इंक्लूडिंग आपके फैक्ट्री सुपरविजन, सब मिला करके फिर नंबर ऑफ यूनिट्स का भाग दे करके आपके पर यूनिट की कॉस्ट निकाली जाती है। देन वो क्या कहलाएगी? आपकी फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगी पर यूनिट वाली। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग हो गया, तो उसको केवल वही चीज चाहिए जो उसके काम की है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालने के लिए केवल फैक्ट्री के खर्चे जानने आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव होता है वित्तीय परिणाम और अन्य विश्लेषित सूचनाओं को उनके उपयोगकर्ता को उपलब्ध करवाना। अब यहां पे उपयोगकर्ता, सूचनाओं का उपयोग किसके लिए होगा? इंफॉर्मेशंस किसके लिए यूजफुल होगी? इंफॉर्मेशन तो बनेगी भाई साहब हमारी रिकॉर्डिंग से बनेगी। इंफॉर्मेशन तो जो हम अकाउंटिंग में डालेंगे, जो हम प्रेजेंट करेंगे, उन्हीं से यूटिलाइज होगी, उन्हीं से आपकी इंफॉर्मेशन बनेगी। तो इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन कौन से मैनेजमेंट के लिए कैसा है, वो चीज भी देखना होता है। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव के अंदर वित्तीय परिणाम और अन्य विश्लेषित सूचनाओं को उनके उपयोगकर्ता को उपलब्ध करवाना। तो साहब मुझे सेल्स का डेटा चाहिए, लाओ सेल्स का डेटा। कैसे लाओगे? प्रॉपर सेल्स तो नहीं चाहिए उसको, सेल्स का डेटा तो ऐसा चाहिए कि उसमें मेरी सेलिंग कॉस्ट भी पता लग जाए, मेरी अर्निंग भी पता लग जाए, और
कितना मार्जिन बढ़ाना है या कम करना है, जिससे हम फर्दर कंपटीशन बाजार में गेन कर सकें, कंपटीशन में अपनी अच्छी सेल्स गेन कर सके, उसके लिए सेल्स एंड प्रोडक्शन दोनों मिलकर के ही काम करते हैं। तो वहां पे फिर यूटिलाइज इंफॉर्मेशन का हो रहा है। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करते हैं अपन। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स लायबिलिटी आपस में जो भी एडजस्टमेंट करने हैं आपको, उसको एडजस्ट करने के बाद में नेट पेएबल टैक्स लायबिलिटी निकालनी है जीएसटी में। तो कैसे पता लगेगी? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको परचेज, सेल्स एंड फर्दर एक्सपेंसेस जिसमें आपने टैक्स को इनपुट गेन किया है उनसे एडजस्ट करके निकलेगी। ये जो भी एडजस्टमेंट बता रहा हूं ना, ये बहुत आगे के लेवल के हैं। अभी तक फिलहाल बेसिक्स में बात करते हैं कि यहाँ पे वित्तीय परिणाम अन्य विश्लेषित सूचनाओं को उनके उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध करवाना। सीधी सी बात है कि व्यापार का मालिक ये जानना चाहता है कि मेरे को किन किन लोगों से पैसा लेना है, तो उसको क्या करना है, डेटर्स की जानकारी देनी है, देनदार की जानकारी देनी है, तो साहब वो फोन करके फर्दर अपनी रिकवरी करा लेगा। कल को मान लीजिए बिजनेस के मालिक को या लेखाकार को किसी सप्लायर ने फोन कर लिया कि भैया मेरे पैसे बाकी है, मेरे पैसे दो, फिर क्या करेगा? वो चेक करेगा ना। तो इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो चेक करेगा। इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो भाई साहब तेरे कहने से मेरे कहने से मैं पैसे थोड़ी दे दूंगा। तो देन अकाउंटिंग होगी तभी हम उपयोगकर्ताओं को उचित सूचना उपलब्ध करवा पाएंगे। ठीक है। ऐसे कौन से बिल्स हैं जिनको हम जिनसे हमें पैसा लेना है? ऐसे सभी बिल जिनसे हमें पैसा लेना वो बिल रिसीवेबल कहलाते हैं, बीआर कहलाते हैं। तो ऐसे में अगर हमने बीआर की प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रखी होगी देन तभी हम बता पाएंगे कि बीआर के पैसे कितने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वित्तीय परिणाम और अन्य विश्लेषित सूचना को उनके उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध करवाना बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा कि व्यापार के कर दायित्व की ठीक प्रकार से गणना करने में सहायता प्रदान करता है। कर दायित्व, भाई भारत में व्यापार कर रहे हो, भारत में बिजनेस कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, तो इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। माल बेच के व्यापार कर रहे हो तो इनडायरेक्ट टैक्स देना ही पड़ेगा। सेवा करके व्यापार कर रहे हो तो टैक्स देना ही पड़ेगा। एनजीओ चला रहे हो तो फिर फर्दर टैक्सेशन अलग है। यूनिवर्सिटी चला रहे हो, ट्रस्ट चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी पड़ेगी तब जाके टैक्स दोगे। तो उचित टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक्यूरेट टैक्स का पेमेंट एक्यूरेट है कि नहीं, या हमने भली प्रकार से टैक्स कैलकुलेट करके उसको निर्धारित किया है कि नहीं और पेमेंट किया है कि नहीं, इस चीज को जानने के लिए भी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग दोनों हमारी इस ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करती है। यानी मुझे ये पता करना है कि मुझे सन 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर कितना इनकम टैक्स पे करना है, उस चीज के लिए मेरे को बुक कीपिंग ही हेल्प करेगी। तो मुझे प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही है, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब तक बुक कीपिंग या अकाउंटिंग नहीं रखेंगे। ठीक है। देन दूसरी आवश्यकता ये भी है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये भी है कि लेखांकन द्वारा कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और प्रबंधकों को सहायता प्रदान करना। क्या है? लेखांकन द्वारा कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और प्रबंधकों को सहायता प्रदान करना। सब कानूनी आवश्यकताएं कौन सी हो गई? हम तो बिजनेस कर रहे हैं, कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं, फिर कानूनी आवश्यकता काहे की हुई? है ना साहब, हम तो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, फीस ले रहे हैं, तो कौन सी कानूनी आवश्यकता हो गई? ये तो लीगल है, कौन मना करता है? सर कानूनी आवश्यकता वो हुई कि बच्चा फीस पढ़ने आ रहा है, वो आपके यहाँ का स्टूडेंट है और ट्यूशन फीस पर रिबेट चाहता है गवर्नमेंट से। ट्यूशन फीस में एग्जम्पशन चाहता है गवर्नमेंट से, क्योंकि सेक्शन 80C से 80U तक इनकम टैक्स में आपको ट्यूशन फीस की रिबेट मिलती है, डिडक्शन मिलती है। रिबेट अलग चीज है, डिडक्शन मिलती है। जब डिडक्शन मिलती है तो डिडक्शन ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए आपको एज पर दी इनकम टैक्स रूल्स एंड एक्ट
आपको एक डॉक्यूमेंट जारी करवाना पड़ता है, देन कानून के प्रति आपको डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य हो गया। ठीक है, तो वहां पे वो डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जो भी है कि भाई हाँ हमने पूरे साल भर की इतनी ट्यूशन फीस दी है और हमारे यहाँ स्टूडेंट ये ऐसे ऐसे पढ़ता था और उसकी ये रिसिप्ट नंबर है, इसने यहाँ पे से हम हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण की, ट्यूशन फीस करी है, फर्दर उसको वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है। तो लेखांकन द्वारा कानूनी आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है। दूसरा, ये माल बेचान हुआ या माल खरीदा, कानूनी आवश्यकता पड़ती है कि जैसे हमने मान लीजिए माल बेच दिया, माल बेचने के बाद में आउटपुट जीएसटी हमारे पास में मान लीजिए आउटपुट जीएसटी हमारे पास में 100 रुपए आ गया। अब 100 रुपए जीएसटी के तो देने, लेकिन जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी आपको फैसिलिटी दे रखी है। यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि आपने परचेज में उस वस्तु को बेचने के लिए जब खरीदा था या बनाने के लिए उस वस्तु को जब खरीदा था, तो खरीदने पर भी आपने टैक्स दिया और बेचने पर भी टैक्स दोगे। तो ऐसा है नहीं कि गवर्नमेंट 2 बार टैक्स लेगी, गवर्नमेंट तो कहती है 1 नेशन 1 टैक्स, और जीएसटी तो कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करता है। तो यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट तो बढ़ गया है ना, लेकिन यहाँ क्या हुआ आगे, गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया जब आपने 100 रुपए टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो 100 रुपए टैक्स कलेक्ट करने से पहले भी आपने जब वस्तु को खरीदा तो मुझे 70 रुपए का टैक्स दिया ना, 70 रुपए का टैक्स दिया ना। तो 70 रुपए का टैक्स तो पहले ही दे चुके हो, 100 रुपए का आपने गवर्नमेंट से अपने कस्टमर से और ले लिया, तो मेरे को तो बचा हुआ टैक्स दे दो, मेरे को पूरा 100 रुपए नहीं चाहिए। बचा हुआ टैक्स का मतलब ये हुआ कि आउटपुट लायबिलिटी माइनस इनपुट लायबिलिटी इक्वल्स टू पेबल लायबिलिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे उसको टैक्स पेबल का पेमेंट कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ये भी कहती है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाइए या कोई हमको ऐसा ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट बताइए, एविडेंस बताइए, जिस पे हम ये भरोसा कर ले कि आपने फला व्यक्ति को माल बेचा। ठीक है, बेच दिया, तो वहां से टैक्स लायबिलिटी आप पे बर्डन करती है। तो कानूनी आवश्यकता ये हुई कि मुझे सेल्स का इनवॉइस देना पड़ेगा। क्या हुई कानूनी आवश्यकता, कि मुझे सेल्स का इनवॉइस देना पड़ेगा। नेक्स्ट कानूनी आवश्यकता ये हुई कि फर्दर इनपुट क्लेम करने के लिए मुझे अपने बुक्स में परचेज को भी शो करना पड़ेगा। माल खरीदा और उसमें मैंने टैक्स दिया, माल खरीदा और उसमें मैंने टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो जब मैंने माल खरीदा, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, तो मुझे फर्दर डॉक्यूमेंट तो दिखाना ही पड़ेगा ना, कि गवर्नमेंट भी ये कहेगी कि दिखा भाई किससे माल खरीदा, किसको टैक्स दिया। तो ऐसे में परचेज इनवॉइस कानूनी आवश्यकता बन जाएगी मेरे लिए फर्दर इनपुट को क्लेम करने की। ठीक है, और मैनेजमेंट को ये हेल्प कर देगी कि मेरे को नेट लायबिलिटी कितनी पे करनी है, चीज क्लियर हो जाएगी उसके सामने। देन फाइनल ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग रखनी पड़ेगी। अब आप कहोगे साहब इनवॉइसेस कैसे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में है? सर इश्यू तभी होता है डॉक्यूमेंट जब आप अकाउंटिंग करते हो, बुक कीपिंग करते हो। इनवॉइस बनाना या इनवॉइस इश्यू करना, इनवॉइस एक्सेप्ट करना, वो दोनों की एंट्री बुक्स में की जाती है। ठीक है, तो ये अपने ऑब्जेक्टिव हुए कि बुक कीपिंग के और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हुए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से मैं 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं हमारे राजस्थान बोर्ड के, उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें मैं सभी की सभी छात्रों को अकाउंटिंग की बुक्स में, एबीएसटी की बुक्स में जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को एक एक करके इस वीडियोस लेक्चर्स में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और जिनको भी मेरे नोट्स चाहिए वो मुझे मेरी मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। मेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। धन्यवाद।